नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेट स्टडी पर। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शानदार तैयारी में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानना, है ना। किस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है और कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सभी प्रश्नों को बेहतर तरीके से उसको स्टडी करना सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होता है शानदार तैयारी के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की जो बेहतर तैयारी में सबसे पहले जो लाटेस्ट जो नए पैटर्न पर जो भी नए सिलेबस के अनुसार जो एग्ज़ाम हुआ था, सबसे लाटेस्ट एग्ज़ाम जो कि आपको 7 अगस्त है ना 2024 को हुआ था, 11 अगस्त 2024, 18 अगस्त, 21 अगस्त और 25 अगस्त और 28 अगस्त 2024 को जो सबसे लाटेस्ट एग्ज़ाम बिहार पुलिस का हुआ है, वो सभी क्वेश्चन पेपर सहित जो 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर हुआ है सभी पेपर को स्टडी शानदार तरीके से करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, आपको साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न भी बताएंगे और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी साथ में पढ़ते जाएंगे ताकि आपकी बेहतर तैयारी शानदार तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग जो 7 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ था वो 5 पेपर में हुआ था, ठीक है। तो पेपर 1 को हम लोग समाप्त कर चुके हैं, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग 7 अगस्त 2024 का जो पेपर 2 एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका आधार 7 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ 28 है ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार दिया हुआ कितना 7, तो यहाँ 7 से इसको काट कर दीजिए, 4 से कट गया, यानी ऊंचाई बराबर क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, समांतर चतुर्भुज का है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो आसानी से ये बन गया, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखिएगा, आसानी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी कि D1 इंटू D2 है ना, पहला विकर्ण और गुना दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या होगा। तो a का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिए x और y दिया हुआ है, ठीक है। तो x के जगह पे 3 और y के जगह पे 4 बैठा देना है। तो 3y है ना, डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करके लिखते हैं, है ना, ताकि आप ऐसे मतलब जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे 3y है, y के जगह पर 4 है, यानी 3 चौक कितना हो जाएगा 12, बराबर में ax, a का मान कितना a निकालना है, ठीक है। तो x का मान है यहाँ 3, तो यहाँ 3x हो जाएगा, 3a है ना, x का मान क्योंकि 3 है, प्लस 7। अब यहाँ 7 को इधर कर दीजिए तो क्या होगा 3a बराबर में हो जाएगा 12 में से 7 चल गया तो कितना होगा 5। तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 को इधर कर दीजिए, यानी कि 5/3 हो गया, ठीक है। तो a का मान कितना निकल गया 5/3, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 125 रुपये की निश्चित राशि 3 वर्ष में एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 216 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में इसमें क्या होता है, मल्टीपुल गुना होते जाता है, ठीक है। जैसे कि 125 है, ये मूलधन मानिए इसको, ठीक है, और मिश्रधन कितना हो गया 216 हो गया, ठीक है। तो इसका क्या 3 वर्ष में, तो 3 क्या है पावर होता है ना, पावर गुना होते जाता है, ठीक है, पावर। तो इसको कितने पर पावर रखेंगे कि 125 आ जाएगा, 5 के पावर 3 रखेंगे ना, 5 के पावर 3 रखेंगे 125 आ जाएगा। इसमें कितना 6 के पावर 3 रखेंगे तो 216 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ 3 है ना, 3 वर्ष में, तो यानी कि ये हो गया मूलधन, इसको 5 बोल सकते हैं, और मिश्रधन क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो बोला ब्याज की दर कितनी होगी, तो दर कितना हो गया, देखिए मूलधन 5 था, मिश्रधन कितना हो गया 6, यानी कि 1 बढ़ा है कितना पे 5 पर, है ना। परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 20 पंचे 100, यानी कि 20% इसका रेट हो गया। ब्याज की दर कितना हो गया 20%, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऐसे आप बना लीजिएगा, या तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से बनाना चाहते हैं तो 125 जैसे है, और क्या होता है 100 + r/100 के 3 वर्ष में हुआ तो पावर 3 करिए, और कितना हो गया मिश्रधन 216 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा, है ना। 125 को इधर लाइए, यहाँ क्यू है तो फिर वही बात है 5/6 क्यू करेंगे, तो 100
प्लस आर बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 5/6, है ना, 200, हाँ 6/5 आएगा, 216/125 आएगा, यानी कि 6/5 आएगा। ठीक, तो 5 से इसको कट जाएगा, 20×5 से 100 और 20×6 20 से, यानी कि 120, और यहाँ 100 है प्लस आर, तो 100 इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आर बराबर 20%। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो कथनों का अभिकथन ए और कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। नीचे दिए गए कोट्स के आधार पर अपने उत्तर अंकित कीजिए। पहला कथन क्या है, मास का पारिस्थितिकी दृष्टि से बहुत महत्व है। मास का पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है, तो मास किसको बोलते हैं मान लो, लाइकेन को मास कहा जाता है। ठीक है, तो लाइकेन का पारिस्थितिकी दृष्टि से बहुत महत्व है, तो ये सही है। फिर क्या बोला, लाइकेन चट्टानों को मृदा में अपघटित करते हैं और ये मृदा अपक्षरण को रोकता है, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब ये जो मॉस है यानी कि लाइकेन है, लाइकेन से दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। क्या, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन सा होता है, तो लाइकेन होता है। ठीक, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक पूछे तो लाइकेन होता है। एक क्वेश्चन क्या आता है कि शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, तो वो भी लाइकेन कहलाता है। ठीक है, लाइकेन क्या है, किसका सहजीवी संबंध है, तो शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध लाइकेन होता है। ठीक है, शैवाल की बात करें तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, ये दोनों हमेशा आपको याद रहेगा। याद क्या रखना है, एक शब्द याद रखना है, साफ काम। ठीक है, तो शैवाल का अध्ययन हो जाएगा फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन हो जाएगा माइकोलॉजी। तो क्या याद रखना, साफ काम, यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नारियल का ऊपरी भाग यानी कि छिलका किस प्रकार के उत्तक से बना हुआ है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब प्रश्न। देखिए आपको एक जो कि लाटेस्ट एग्जाम आपकी है ना 2024 7 अगस्त को हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो उत्तक है ना, इससे कई क्वेश्चन है ना, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर में कई क्वेश्चन आया था। ठीक है, आपको सभी अब डिटेल में यहाँ पर आपको बताएंगे। नारियल का ऊपरी भाग जो है छिलका किस प्रकार के उत्तक से बना होता है, तो ये होता है दृढ़ उत्तक से बना होता है ना, जिसको बोलते हैं क्या, स्क्लेरेंग कायमा, है ना, स्क्लेरेंग कायमा को ही बोला जाता है दृढ़ उत्तक। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। नारियल का छिलका जो होता है ना, कठोर भाग जो होता है छिलका, जैसे नारियल हो गया तो उसका जो ऊपर जो छिलका होता है ना, वो किसका बना होता है, तो स्क्लेरेंग कायमा का बना होता है। ठीक है, स्क्लेरेंग कायमा क्या, दृढ़ उत्तक है। स्क्लेरेंग कायमा क्या करता है, पौधों में कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो कठोरता और मजबूती होता है ना नारियल के छिलके में, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्लेरेंग कायमा हो जाएगा, दृढ़ उत्तक हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखिए पादप के उत्तक जो है, जहाँ से प्रश्न हर हाल में निश्चित रूप से एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है ना, क्योंकि पादप जगत का जो चैप्टर होता है वहाँ से ये सब प्रश्न गारंटी के साथ, और ये सब हार्ड प्रश्न में आ जाता है, क्योंकि आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं तो यही सब क्वेश्चन भारी लगता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सारे आपको याद रखना है, ध्यान से इसको समझना है सब चीज़। ठीक है, देखिए पादप उत्तक मुख्यतः कितना, दो प्रकार का होता है, एक विभेज्योत्तक उत्तक और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। ठीक है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभेज्योत्तक और परमानेंट टिश्यू यानी कि अस्थायी उत्तक। ठीक है, विभेज्योत्तक उत्तक में वे कोशिकाएं होती है जो विभाजित हो सकती है, जबकि अस्थायी उत्तक में वे कोशिकाएं होती है जो अपनी विशिष्ट रूप और कार्य के लिए परिपक्व हो चुकी है। ठीक है, अब विभेज्योत्तक उत्तक के कितने, 3 प्रकार होता है, 3 चीज़ें होता है इसमें, क्या क्या, शीर्षस्थ विभेज्योत्तक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम जो कि, और दूसरा होता है पार्श्वस्थ यानी कि लेटरल मेरिस्टेम, और अंतर्वेशी यानी कि इंटरकेलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो शीर्षस्थ क्या करता है, यह तने और जड़ के सिरों पर पाया जाता है, तने और जड़ के सिरों पर पाया जाता है, जिससे पौधे की लंबाई बढ़ती है ना। शीर्षस्थ से क्या होता है, लंबाई बढ़ती है। पार्श्वस्थ की बात करें तो ये तने और जड़ की परिधि में पाया जाता है, जिससे क्या होता है, मोटाई, पौधे की मोटाई बढ़ती है। तो पौधे की मोटाई बढ़ने के लिए कौन सा उत्तक इसमें उपयोगी होता है, तो पार्श्वस्थ विभेज्योत्तक उत्तक, है ना, लेटरल मेरिस्टेम। और अंतर्वेशी क्या करता है, तो ये पत्तियों के आधार और पर्वों यानी कि इंटरनोड्स पर पाया जाता है, जिससे कुछ पौधों में लंबाई बढ़ती है। ठीक है, ये हो गया विभेज्योत्तक उत्तक के बारे में। और अस्थायी उत्तक क्या है, अस्थायी उत्तक जो है सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक, ये 2 प्रकार का होता है ना। तो सरल अस्थायी उत्तक के में कौन कौन सा आता है, पहले सरल अस्थायी उत्तक है क्या, कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, ये सरल अस्थायी उत्तक है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। और जटिल अस्थायी उत्तक की बात करें तो ये एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्या, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं यहीं पर है,
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये जो सरल अस्थायी ऊतक है इसमें पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा ये अति महत्वपूर्ण है, कतई जहर प्रश्न है, चाहे आप सभी एग्जाम में ये काम आएगा। ठीक है, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या तो बीपीएससी या तो कोई भी रेलवे एसएससी का एग्जाम हो, सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, पेरेंकाइमा है ना, इंग्लिश में ही आपको वहाँ दिया जाएगा इसलिए इंग्लिश वाला ही याद रखना। पेरेंकाइमा ये क्या करता है, पौधे के अधिकांश भागों में पाया जाता है, जो भोजन के भंडारण और समर्थन में मदद करता है। इसको याद कैसे रखना है, देखिए ये क्या करता है, पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार होता है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन भंडारण में कौन सा ऊतक मददगार होता है, कौन सा ऊतक सहायक होता है, तो ये होता है पेरेंकाइमा। तो याद ऐसे करना है, देखिए प्रकाश संश्लेषण पेरेंकाइमा, प्रकाश संश्लेषण पेरेंकाइमा, प्रकाश संश्लेषण पेरेंकाइमा, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन भंडारण होता है वो पेरेंकाइमा ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, अब तने और पत्तियों में पाया जाता है ये कोलेंकाइमा, जो पौधे को लचीलापन प्रदान करता है। तो याद बस इतना ही रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि पौधों में लचीलापन कौन सा ऊतक प्रदान करता है, तो लचीलापन कोलेंकाइमा, लचीलापन कोलेंकाइमा। ठीक है, लचीलापन कोलेंकाइमा ऊतक प्रदान करता है। दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा क्या करता है, तने और पत्तियों में पाया जाता है, जो पौधे को कठोरता प्रदान करता है। पौधे को कठोरता और मजबूती कौन सा ऊतक प्रदान करता है, तो यह है स्क्लेरेंकाइमा ऊतक। ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा ऊतक ये पौधों में कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। ठीक, एक बार फिर समझिए, देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का भंडारण पेरेंकाइमा, लचीलापन प्रदान करता है कोलेंकाइमा, और मजबूती और कठोरता प्रदान करता है स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। अच्छा, स्क्लेरेंकाइमा से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न और क्या आता है कि किस पादप ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। तो ये जो किस पादप ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है, तो ये स्क्लेरेंकाइमा की कोशिकाएं जो है मृत होती है। ठीक है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं जटिल अस्थायी ऊतक में कौन कौन सा आता है, जाइलम और फ्लोएम। ये भी कतई जहर प्रश्न है, याद रखना है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। तो जटिल अस्थायी ऊतक ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम याद रखना है। क्या है, जाइलम क्या करता है, पानी और खनिजों को पौधे के विभिन्न भागों में ले जाता है, जाइलम। ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है, भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में ले जाता है। याद आपको कैसे रहेगा हमेशा, तो देखिए पानी बोला यानी पानी का वहन कौन करता है, तो जाइलम। पानी को क्या याद रखना है, जल से। ठीक है, जल जाइलम, जल का वहन कौन करता है, जाइलम, जल जाइलम, जल जाइलम। और भोजन का वहन करता है फ्लोएम, भोजन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फूड। ठीक है, तो इसको ऐसे रिलेट करना, फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम, आपको कभी नहीं भूलेंगे और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो जल का वहन करेगा जाइलम, जल जाइलम, और फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम, यानी कि पौधों में भोजन का वहन यानी कि फूड का वहन कौन करता है, फ्लोएम ऊतक करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। चलिए, ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको हमेशा हमेशा याद रखना है जब तक आपका मेरिट लिस्ट में नाम ना आ जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग महाजैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। महाजैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है कौन सा भाग, तो ये है कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अब ये जो कर्क रेखा का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और मकर रेखा का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र आ रहा है, तो ये जब ग्लोबल को देखेंगे तो ये जो भूमध्य रेखा होती है यहाँ के आसपास का क्षेत्र आता है ना। ये कर्क रेखा हो गया इधर ऊपर, और नीचे क्या हो गया, मकर रेखा है ना। 23.5 डिग्री जो ऊपर होता है वो कर्क रेखा कहलाता है, और 23.5 डिग्री नीचे जो है वो मकर रेखा कहलाता है। तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है यही क्या है, महाजैव विविधता वाला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या क्या आता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व में कितने हॉट स्पॉट है, तो टोटल 36 हॉट स्पॉट है। ठीक है, आपको भारत वाला विशेष रूप से याद रखना, याद पूछेगा कि भारत में कुल कितने जैव विविधता है यानी कि हॉट स्पॉट है, तो ये है 4 है ना। भारत में कितने हॉट स्पॉट है, 4 हॉट स्पॉट है। कौन कौन सा वो भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा जैव विविधता यानी हॉट स्पॉट नहीं है। तो देखिए भारत में कौन कौन सा है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, 2 याद रहेगा है ना। बात करते हैं जैसे कि इंडिया की मैप की, तो ये हो जाएगा पूर्वी हिमालय का, और ये पश्चिमी तरफ का पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है ना, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, और इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, ये 4 याद रखना है। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, ये चारों आपको याद रखना है, ये भारत में हॉट स्पॉट है। ठीक है,
अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो वो आता है पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब जैव विविधता की बात आई है तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। 22 तारीख जब भी आए तो आपको 4 प्रश्न अति महत्वपूर्ण रिविजन कर लेना है। कौन कौन सा, देखिए 22 मार्च, अप्रैल, मई, तीनों लगातार है ना। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मार्च को क्या होता है, विश्व जल दिवस और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। एक प्रश्न और याद रख लेना, क्या, जैव विविधता शब्द ये किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने दिया था। जैव विविधता शब्द किसने दिया था, तो एडवर्ड विल्सन ने दिया था, ठीक। एडवर्ड विल्सन ने जैव विविधता शब्द दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेल जार प्रयोग में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। वेल जार प्रयोग में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, तो प्रकाश ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये जार में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जार में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो यहाँ से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको याद रखना है। क्या, प्रकाश संश्लेषण के पहले रासायनिक समीकरण क्या होता है वो जानना है आपको। जैसे ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, क्या वातावरण से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, और मिट्टी से ये क्या करता है, जल ग्रहण करता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यानी कि पर्ण हरित है ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्लोरोफिल में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट के उपस्थिति में ये बनाता है क्या, ग्लूकोज है ना, C6H12O6 ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है आपको। तो यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाएगा मालूम, कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, तो मुख्य उत्पाद क्या है, ग्लूकोज है ना। ऑप्शन में ग्लूकोज नहीं रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट रहेगा, आंसर लगा देना, ठीक। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद पूछे तो ऑक्सीजन होता है, ठीक, ये याद रखना है। अच्छा, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है, वो याद रखना है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। जैसे पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, उसी प्रकार याद रखना है रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है ना, Fe, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा मानकीकरण चिन्ह सोने के आभूषणों की शुद्धता के निर्धारण के लिए आवश्यक है। तो ये आप कभी नहीं भी पढ़े फिर भी आप आंसर ऑप्शन है ना पढ़ के लगा सकते हैं। तो सोने के आभूषण में क्या होता है, आभूषण किससे, हॉलमार्क से चेक किया जाता है, ठीक है। हॉलमार्क है ना, कितने हॉलमार्क वाला ये सोना जब खरीदते हैं, ठीक है। तो ये सोने के आभूषण में क्या शुद्धता हॉलमार्क द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। और रही बात ISI मार्क, ये किस में दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। ISI मार्क जो दिया जाता है बिजली के उपकरणों में दिया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, हीटर, स्विच, इस समय ISI मार्क उसमें निर्धारित किया जाता है। और रही बात एग मार्क की, तो एग मार्क दिया जाता है किसमें, तो कृषि उत्पाद में, जैसे चावल, आटा, दाल, बिस्कुट, तेल, ये सब में एग मार्क दिया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है, भारत में प्रथम जनगणना कौन से वर्ष में हुई है। ये जनगणना से रिलेटेड मालूम हर एग्जाम में और एग्जाम कभी भी हो हमेशा पूछा जाता है, इसलिए यहाँ से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक। तो भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए प्रथम जनगणना भारत में हुई थी कब, 1872 में। किसके समय हुआ था, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड मेयो था, ठीक है। फिर जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी यानी दशकीय जनगणना की शुरुआत वो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, प्रथम जनगणना पूछा तो 1872 है, लेकिन ऑप्शन में 1872 है नहीं, तो आंसर क्या लगाना है, 1881, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 प्रश्न तो यहीं से याद रखना है आपको, कौन कौन, कि प्रथम जनगणना कब हुई, 1872 में हुआ था, किसके समय, लॉर्ड मेयो के समय। और नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ, किसके समय, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, ठीक है। अच्छा, जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। और जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1951 को कहा जाता है लघु विभाजन वर्ष, ठीक है। और बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो अपना बिहार है, ठीक। तो वो चीज़ें याद रखना है, ठीक है। और मॉल्थस का संबंध किससे है, ये कभी पूछा जाता है क्वेश्चन,
तो मोल्थस का संबंध किससे, तो जनसंख्या यानी जनगणना से ही रिलेटेड है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास से संबंधित लक्ष्य संख्या क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास से संबंधित लक्ष्य संख्या ये कितना है, 17 है। लक्ष्य संख्या 17, लेकिन उप लक्ष्य पूछेगा अगर, है ना, उप लक्ष्य संख्या कितनी है, तो वो है उप लक्ष्य संख्या है कितना है, 69 है ना, 169। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 169। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार क्या है, सतत विकास से संबंधित लक्ष्य की संख्या 17 है और उपलक्ष्य कितना 169 है। अच्छा, इस लक्ष्य को कब तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया, 2030 तक रखा गया। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2015 में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसलिए एक क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, 6 अंग। अब 6 अंग कौन कौन से, यह याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र का इनमें से कौन सा अंग नहीं है। तो 6 अंग कौन कौन सा है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ठीक है, ये याद रखना आपको। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो सदस्य देशों की संख्या है 193। अंतिम यानी नवीनतम सदस्य देश पूछे तो दक्षिण सूडान है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये आता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश है, तो अस्थायी सदस्य देश कितना है, वो है 5, है ना, और वो अस्थायी है 10, टोटल कितना है 15। लेकिन ये वाला जो अस्थायी सदस्य देश है ये पूछा जाता है कौन कौन सा है, या तो क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन सा अस्थायी सदस्य देश नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश कौन कौन सा है वो याद रखना है, कौन कौन सा है, तो वो है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। याद कैसे रखना है, हमेशा याद रहेगा ABC को फाड़ दो, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फाड़ दो यानी फ्रांस और रूस। तो ये 5 अस्थायी सदस्य देश है ना, ABC को फाड़ दो यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फाड़ दो यानी फ्रांस और रूस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द छांटना है, जैसे अतिथि दिया हुआ है, दवाइयाँ, नूपुर और अत्यधिक। देखिए इसमें शुद्ध पूरा शुद्ध बोल रहा है छांटने के लिए, इसमें अतिथि ये गलत है। इसमें अतिथि जो होगा ना, ये जो दीर्घिकार दिया हुआ है ये होगा अतिथि, ऐसे है ना, हर्षिकार वाला, थो में हर्षिकार, ये अतिथि ये सही है, तो यानी कि शुद्ध नहीं है ना, शुद्ध वाला छांटना है। दवाइयाँ की बात करें तो दवाइयाँ में ये चंद्रबिंदु नहीं होता है ना, अनुसार होता है, ठीक है, ये चंद्रबिंदु नहीं है बल्कि अनुसार हो गया। नूपुर इसमें सही है, ठीक है। अत्यधिक में ये आकर गलत है ना, आकर यहाँ नहीं लगेगा ना, वो अत्यधिक होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंधे के हाथ बटेर लगना, ये इसका अर्थ क्या है, तो मुहावरे से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो है ना, और ज़्यादातर हल्का ही क्वेश्चन रहेगा, कुछ अगर आप रिवीजन कर लेते तो आसानी से वहाँ लगा देंगे, ठीक। जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब क्या होता है, संयोग से अयोग या तो अनाड़ी को सफलता मिलना, है ना। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि अंधे को हाथ बटेर लगना यानी जिससे आप जो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो चीज़ें कर गुजरता है, तो वो क्या, अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है। चलिए, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं जो कि आपको याद रखना है, जैसे कि इस हाथ दे उस हाथ ले, तो इसका मतलब क्या होता है, कर्मों का फल शीघ्र पाना। एक पंथ दो काज, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, एक नहीं दो लाभ, है ना, एक पंथ दो काज यानी एक नहीं दो लाभ। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, इसका मतलब क्या, विश्वास ही फलदायक है। चूहे घर में दंड पेलते हैं, इसका है अभाव ही अभाव। नेक्स्ट क्या है, नीम हकीम खतरे जान, यानी कि अयोग्य से हानि। नीम हकीम खतरे जान यानी अयोग्यता से हानि हो जाती है। देसी मुर्गी बिलायती बोल, इसका मतलब बेमेल काम करना। और बंदर का जाने अदरक का स्वाद, मतलब मूर्ख गुण की कद्र नहीं जानता है ना, करना नहीं जानता है। मुँह में राम बगल में छोरी, यानी कि कपटी व्यक्ति, ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि वो क्या होता है, निरा अनपढ़, यानी कि अनपढ़ व्यक्ति, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से अतिवृष्टि शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन करें। तो अतिवृष्टि शब्द का विलोम पूछ रहा है ना, तो अतिवृष्टि का विलोम हो जाएगा अनावृष्टि, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर D, अनावृष्टि हो जाएगा अतिवृष्टि का, ठीक है। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत अधिक बारिश होना, और अनावृष्टि का मतलब होता है क्या, बारिश का अभाव, ठीक। चलिए नेक्स्ट है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, है ना, पूर्व रेलवे जो है, पूर्व
सेंट्रल मतलब मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है हाजीपुर, है ना। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। अब देखिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय पूछा है, यानी कि ये इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है ना। रेलवे का मुख्यालय पूर्वी रेलवे का, पश्चिमी रेलवे का पूछा जाएगा, तो इसलिए सबको याद रखना आपका कर्तव्य बनता है ना। तो इस बार एक बार यहाँ पर सभी देख लेते, ठीक है। भारत के रेलवे मंडल और उसके मुख्यालय। उत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछे, ठीक है, ये इंडिया का मैप हो गया। उत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली हो जाएगा। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई हो गया। मध्य रेलवे का मुख्यालय, पहले उत्तर, दक्षिण और पश्चिम पूर्व का देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सब देख लेंगे। उत्तर रेलवे का हो गया नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे का हो गया चेन्नई हो गया ना, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई हो गया। और देख लेते का पश्चिम रेलवे का मुख्यालय इधर कहाँ हो गया, चर्च गेट मुंबई, पश्चिम रेलवे का। अब पूर्व रेलवे का हो गया कोलकाता, ठीक है। पूर्व रेलवे का कोलकाता है, लेकिन पूर्व मध्य रेलवे का क्या था, हाजीपुर था, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और एक बार फिर से समझते सारी चीज़ें। उत्तर रेलवे का हो गया दिल्ली, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, मध्य रेलवे का मुंबई, एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और दक्षिण पूर्व रेलवे ये क्या हो गया, कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे का भी है कोलकाता, और पूर्व रेलवे का भी है कोलकाता। और उत्तर पूर्वी, है ना, उत्तर पूर्वी मध्य रेलवे का मालेगांव है। उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है। पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय, पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है। पश्चिम रेलवे का हो गया चर्च गेट मुंबई, और पूर्व रेलवे का हो गया कोलकाता। और दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद। पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर, जो कि यही क्वेश्चन पूछा गया था। और पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ, बिलासपुर। और कोलकाता मेट्रो रेल, इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता, है ना। सबसे पहली बार मेट्रो रेल कहाँ चली थी, तो कोलकाता में ही चला था। और अब पानी के अंदर भी मेट्रो पहली बार कोलकाता में ही चला था। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, विशाखापत्तनम। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। भारत में पहली रेल पूछे कब चला था, तो ये आपको मालूम है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चला था। और उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड डलहौजी, है ना। लॉर्ड डलहौजी का समय चला था, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था, है ना। तो उस समय डलहौजी के समय पहली बार रेल चला था। विश्व की पहली रेलगाड़ी अगर पूछे तो ये 1825 में चला था ना। स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी, कहाँ, ब्रिटेन में पहली बार 1825 में रेल चला था। भारत में 1853 में पहली बार चला था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, 1905 में हुआ था। 1905 से याद रखना क्या, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में हुआ था। तो ये भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, 1905 में हुआ था। रेल बजट 1924-25 के बाद एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य बजट से अलग किया गया था ना। यानी कि पहली बार रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया था 1924-25 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया था कब, 2017 में, ठीक है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, नवंबर 2011 से, जो कि डिब्रूगढ़ यानी कि असम से ये कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक जाती है ना। इस दौरान यह 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग पूछे तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक चलती है। 9332 किलोमीटर लंबाई है ना। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, ये याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। नेक्स्ट है, भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे बीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी नहर भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। देखिए भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है बोले, या तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है बोले, तो इसका आंसर क्या होता है, स्वेज नहर होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, स्वेज नहर। यही क्वेश्चन कभी आपसे पूछ दिया ना कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ते हैं, तो ये स्वेज नहर ही जोड़ता है, ठीक है। याद ऐसे रख लेना है, स्वेज नहर से लाभ मिलता है, ठीक, स्वेज नहर से लाभ मिलता है, यानी कि लाल सागर को ये भूमध्य सागर से जोड़ता है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है, ये याद रखना है
है ना। पनामा नहर ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये भी कतई जहर प्रश्न है, ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यही प्रश्न है रिपीट होते रहता है। जैसे पनामा नहर, कील नहर, सुएज नहर, ये सब क्वेश्चन क्या है, बार बार रिपीट होता है। तो पनामा नहर याद रखना क्या, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। कील नहर किसको किसको जोड़ता है, तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। याद कैसे रखना है, कील उतरा बाल्टी में, यानी कि कील उतरा बाल्टी में, यानी कि कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। ठीक, ये आसानी से आपको याद रहेगा, कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, कील उतरा बाल्टी में, यानी कील नहर किसको जोड़ता है, उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से। ठीक है, इसी तरह आता है सू नहर। सू नहर किसको किसको जोड़ता है, तो सू नहर जोड़ता है सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से। तो याद नाम से ही रख लेना, सू नहर सुपीरियर झील, सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ता है। उसी प्रकार एक आता है इरी नहर। इरी नहर किसको किसको जोड़ता है, तो इसको भी नाम से याद रखना है। इरी नहर जो है इरी झील से मिशिगन झील को जोड़ता है, इरी झील से मिशिगन झील को जोड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर पड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये कहाँ से कहाँ तक जाती है मालूम, ये सदिया से धुबरी तक जाती है ना। ये जो धौला सदिया पुल सुने होंगे, ये कहाँ, असम में है। तो सदिया से धुबरी तक जाती है, तो ये किस नदी पर आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर है ना। असम में कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये है राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि NW2 ये। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न क्या आता है मालूम, ये आपको कम से कम 4 को याद रखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक जाती है, किसको किसको जोड़ती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये किसको किसको जोड़ती है, तो हल्दिया से प्रयागराज। ठीक है, हल्दिया से प्रयागराज को जोड़ती है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये सदिया से धुबरी तक जाती है, सदिया से धुबरी तक जाती है। देखिए याद कैसे रखना है, तो थोड़ा सा कुछ न कुछ रिलेट कर लेंगे तो याद रहेगा। ये हल्दिया से प्रयागराज है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं हप साधु, है ना। तो ये हो जाएगा हल्दिया से प्रयागराज, साधु से हो जाएगा सादिया से धुबरी। और राष्ट्रीय जलमार्ग जो 3 है ये कहाँ तक जाती है, तो ये इसको याद रखना है कोको, यानी कि कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाती है, कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाती है। और ये कहाँ है, केरल में। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में है, तो ये केरल में। ठीक, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की बात करें तो ये काकीनाडा से पुदुचेरी तक जाती है। काकीनाडा यानी तमिलनाडु से ये पुदुचेरी तक जाती है, NW4 है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग 4। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये भारत की क्या है, सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देश में 80% भाग पर कृषि होती है। तो किस राज्य में 80% भाग पर कृषि होती है, तो ये पंजाब में 80% भाग पर कृषि होती है। अच्छा, बिहार में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है, तो लगभग 76% भाग पर बिहार में कृषि होती है। अच्छा, बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है, तो 70 से 80% लोग कृषि पर आधारित है। भारत का मुख्य खाद्य फसल पूछे तो वो कौन सा है, चावल है। बिहार का भी मुख्य खाद्य फसल पूछे तो वो चावल है। ठीक, चावल की खेती यानी चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। पंजाब वही राज्य है जहाँ सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था, तो पंजाब में ही लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, मिलान करना है। मैच द वर्ड्स गिवेन अंडर कॉलम 1 विथ देयर प्रॉपर सफिक्स, विथ गिवेन सफिक्स गिवेन अंडर कॉलम B, यानी सफिक्स इसमें जोड़ना है। इसमें क्या होगा, चाइल्ड का क्या होता है, इसमें जब ऑप्शन देखेंगे ना, जब मिलाइएगा तो खुद अपने आप दिमाग में आ जाएगा क्या होगा, है ना। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड को क्या होगा, चाइल्डिश होता है ना, तो 1 का 2 हो जाएगा। क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासिकल। ठीक है, डीप का हो सकता है क्या, डिपेन। और चौथा का क्या है, जस्ट के क्या हो जाएगा, जस्टिफाई होता है ना, जस्ट का क्या हो जाता है, जस्टिफाई। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या लिखा है कि यू डैश लाइट ए मैच, द रूम इज फुल ऑफ गैस। तो अब देखिए क्या लिखा है कि रूम क्या है, गैस से भरा हुआ है ना। जैसे कोई गैस LPG गैस है ना, वो लीक कर गया तो ये क्या गैस से भरा हुआ बोल रहा है। तो गैस से भरा हुआ, और यू लाइट ए मैच मतलब माचिस है ना। तो माचिस जो है क्या करना है, जलाना है या तो नहीं जलाना है, तो यहाँ ऑप्शन में देखना है। तो अवश्य नहीं जलाना चाहिए ना, क्या होता है कि गैस से भरा हुआ है इसलिए यू मस्ट नॉट लाइट ए मैच। ऑप्शन क्या हो जाएगा, B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मस्ट नॉट मतलब क्या होता है, अवश्य नहीं, है ना, अवश्य नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि गैस क्या है, रूम क्या है, गैस से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज 1 वर्ड फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स, यानी कि जो अंडरलाइन किया हुआ है ये सारे चीज़ों के लिए एक वर्ड आपको चुनना है।
ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, जो इनके निम्नलिखित सेंटेंस में दिया हुआ है। तो यानी अनेक शब्दों का एक शब्द जो होता है वही पूछ रहा है आपसे यहाँ। तो पर्सन अनेबल टू पे हिज डेट्स यानी कि वैसा व्यक्ति जो अपने जो कर्ज जो लेता है, उधार जो लेता है, उसको पे करने योग्य नहीं होता है ना। अनेबल टू पे हिज डेट्स, अपना कर्ज देने योग्य नहीं होता है, उसे क्या बोला जाता है मालूम? हिंदी में बोलते हैं उसको दिवालिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बैंकरप्ट मतलब दिवालिया। ठीक है, इसी टाइप का कुछ और भी रिवीजन कर लेना है, जैसे कि ए पर्सन और इंटिटी दैट आउस मनी, है ना। तो जो क्या करता है, पैसे लेता है उधार, वो क्या कहलाता है? ऋणी कहलाता है ना, डेब्टर। ए पर्सन और कंपनी फ्रॉम होम वन हैज बोरोड मनी, जो उधार देता है वो क्या कहलाता है? क्रेडिटर, है ना, ऋण दाता कहलाता है। और ए लिक्विड दैट कैन डिजोल्व अनदर सब्सटेंस, है ना, जो कि दूसरे पदार्थों को ये घुला लेता है, ये क्या कहलाता है? विलायक, है ना, सॉल्वेंट कहलाता है ये। नेक्स्ट है निशा गांधी नृत्य उत्सव देश में साल में 2 बार मनाया जाता है। तो निशा गांधी नृत्य उत्सव ये किस राज्य में 2 बार मनाया जाता है? तो केरल में ये साल में 2 बार मनाया जाता है, निशा गांधी नृत्य उत्सव। देखिए उत्सव से या तो शास्त्रीय नृत्य से यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि केरल की बात करें तो यहाँ का प्रसिद्ध जो शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सा है? मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो केरल का है। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो केरल का है। ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी केरल में मनाया जाता है, ओणम उत्सव। ठीक है, जैसे निशा गांधी नृत्य उत्सव पूछा तो केरल हो गया, तो ओणम उत्सव भी केरल में मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा केरल की बात करें तो यहाँ से कई अति महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो केरल में। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछे तो केरल है। थोरियम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। तमिलनाडु की बात करें तो पोंगल जो उत्सव है ये माना जाता है कहाँ? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो वो है तमिलनाडु का, भरतनाट्यम तमिलनाडु। जल्लीकट्टू ये किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान कर्नाटक का है। और डोल्लू कुनीथा, है ना, डोल्लू कुनीथा ये भी कर्नाटक का है। ठीक है, और बात करें आंध्र प्रदेश का तो कुचिपुड़ी, है ना, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है, कभी आप भूलेंगे नहीं होंगे, जो कि रेगुलर क्लास में रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि क्या कैसे याद रखना है? कच्छ का पुड़िया आंध्रा में खा गए। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट क्या है? बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से तुरंत याद आना चाहिए क्या? ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये पश्चिम चंपारण में है। अब वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम चंपारण में है। ठीक, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बता दिए आपको क्या? पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को वर्ष 1990 में बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देश का 18वां और बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर नेशनल पार्क की बात करें तो ये राजस्थान में। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ? गया में। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गया में है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो राजस्थान में ना, सरिस्का टाइगर रिजर्व हो गया राजस्थान में। ठीक है, अच्छा संजय गांधी जैविक उद्यान इस किसको बोलता मालूम? जो पटना का चिड़ियाघर है उसे ही संजय गांधी जैविक उद्यान कहा जाता है। ठीक, और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कैमूर में मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति देता है? तो देखिए ये क्या क्वेश्चन, इसमें बिहार से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन क्या सिंपल है कि जो हाई कोर्ट है वो किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो ये हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, तो यहाँ बिहार लिख दे या तो कुछ भी लिख दे यहाँ, है ना, बिहार लिख दे, उत्तर प्रदेश लिख दे, झारखंड लिख दे, बंगाल लिख दे कि बंगाल उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है किस अनुच्छेद में? तो सब यही हो जाएगा अनुच्छेद 226 में, क्योंकि हाई कोर्ट जो है ये अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। ठीक,
अब यहाँ पर याद रखना है कि रीट, यहाँ पर आंसर क्या हो गया, अनुच्छेद हो गया 226, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, रीट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार का होता है। रीट कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्शन में रहेगा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, या तो दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है ये आंसर क्या होगा, दोनों, है ना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों जारी करता है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, है ना, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों रीट जारी करता है। ठीक, रीट कितने 5 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परम आदेश प्रतिषेध, ये 3 हो गया, फिर अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पोर्ट स्टार ACES पुरस्कार समारोह में घोषित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 ये कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद शमी। ठीक है, मोहम्मद शमी ये कौन है, तो भारत के ये तेज गेंदबाज है ना, क्रिकेटर खिलाड़ी है। और इससे एक चीज़ और याद रखना है कि अभी जो लेटेस्ट अर्जुन पुरस्कार 2023 का 2024 में दिया गया है, ये किसको मिला, किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार, तो मोहम्मद शमी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया, इस मिसाइल की मारक प्रकृति क्या है, तो रुद्रम 2 का जो मिसाइल की मारक प्रकृति क्या है, मतलब किस टाइप का ये मिसाइल है, तो ये है कैसा मालूम, ये हवा से सतह में मार करने वाला, हवा से सतह में मार करने वाला ये मिसाइल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, जैसे कि हवा से हवा मार करने वाला मिसाइल कौन सा है, तो अस्त्र, है ना, हवा से हवा में मार करने वाला है अस्त्र, याद ऐसे रखना है। जैसे कि जैसे महाभारत में युद्ध होता था ना, तो हवा से हवा में तीर चलता था, अस्त्र, है ना, तीर धनुष जो अस्त्र, तो अस्त्र से हवा में मार करने वाला अस्त्र हो गया। और सतह से हवा में, सतह से, तो ये देखिए ये सतह हो गया, और सतह से हवा में मार करने वाला, तो ये कौन सा है, तो आकाश, है ना, सतह से आकाश की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सतह से हवा में मार करने वाला आकाश। क्वेश्चन आएगा क्या, आकाश मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, तो सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है आकाश। ठीक, और त्रिशूल भी है ना, सतह से जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। ठीक, अच्छा, सतह से सतह मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा है, सतह से सतह मार करने वाला है वो अग्नि 5 है, सतह से सतह मार करने वाला वो अग्नि 5 है बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में निक्रिस पंप नहर योजना के निर्माण की घोषणा की गई है ना, बिहार के किस जिले में निक्रिस पंप नहर योजना के निर्माण की घोषणा की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है बक्सर में ये किया गया है। ठीक, देखिए बक्सर जिले के राजपुर क्षेत्र के 2700 हेक्टेयर भूमि पर खेती को सरल बनाने के लिए कर्मनाशा पंप कैनाल का निर्माण किया जा रहा है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC ने समस्तीपुर में कुआं खोदने की योजना बनाई गई है। ठीक है, ONGC क्या है, एक महारत्न कंपनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुकेंद्रीय मांसपेशी है, तो बहुकेंद्रीय मांसपेशी इसमें कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कंकाल मांसपेशी जो है ये बहुकेंद्रीय मांसपेशी होता है। ठीक है, बात करते हैं क्या हृदय मांसपेशी का, तो हृदय मांसपेशी जो होता है ये हृदय की मांसपेशी बेलनाकार, शाखित और एकल केंद्री होता है, यानी एकल केंद्रक होता है हृदय मांसपेशी। चिकनी मांसपेशी की बात करें तो ये इसे ही अनैच्छिक मांसपेशी भी कहा जाता है, चिकनी मांसपेशी को, तो ये हमारी इच्छा के बिना काम करता है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिवहन, है ना, जैसे कि रक्त वाहिनियाँ हो गया, आइरिस यानी कि आँख, ये सब क्या है अनैच्छिक मांसपेशी है, यानी कि चिकनी मांसपेशी है। और रेखित मांसपेशी की बात करें, और ये भी होता है क्या एकल, है ना, एकल केंद्रक होती है ये भी। और रेखित मांसपेशी की बात करें तो ये जंतु के कंकाल से संबंध रहती है और इसमें ऐच्छिक गति होती है, इसमें क्या होता है ऐच्छिक, और ये चिकनी वाला क्या हो गया अनैच्छिक। और रेखिक मांसपेशी क्या होता है ऐच्छिक होता है, यानी कि जैसे कि बाह यानी कि आर्म, पैर, गर्दन में ये सब जो मांसपेशियाँ पाया जाता है वो रेखित मांसपेशी पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, मांसपेशी से और क्या क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशी पाई जाती है, तो 6 से 39 मांसपेशी पाई जाती है। अच्छा, सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, तो जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेरिकस, है ना, अगेरिकस की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो अगेरिकस ये है क्या मालूम, अगेरिकस कवक को बोला जाता है, मतलब ये क्या है कवक है, अगेरिकस ये कवक है, इसे ही मशरूम भी कहा जाता है कवक को। ठीक है, तो ये कवक हो गया। अब क्वेश्चन क्या हो गया कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये काइटिन की बनी होती है ना, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इस टाइप के प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, तो इसलिए याद रखना है। जैसे सेल्यूलोज का सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, सेल्यूलोज जो है ये पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये जो
ये है पेप्टिडोग्लाइकन। ये किसका होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है ये जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है ना। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। देखिए एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, क्या? पादप, जीवाणु और कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप, जीवाणु और कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इस यहाँ पर क्या है, कवक की बात आई थी, और तो याद रखना है क्या कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताए थे कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। एक शब्द याद रखना, क्या बताए थे आपको? साफ काम, यानी कि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, है ना। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान निकालना है ना। मान इसका निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, यानी कि ये वाला ऐसे है ना। अंडर रूट में है 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बनाते हैं? इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, जो हर है यानी कि हर का परिमेय करते हैं। इसमें जो चिन्ह है ना, माइनस यहाँ दिया हुआ है तो इसका उल्टा करके, यानी कि माइनस यहाँ नीचे है तो इसका क्या जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, है ना। इसका उल्टा दोनों में गुना करेंगे, ऊपर नीचे दोनों, यानी कि 1 प्लस कोस थीटा ऊपर गुना कर दिया, नीचे भी 1 प्लस कोस थीटा गुना कर देते हैं। ठीक है, तो जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 2 बार हो जाएगा, है ना। 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, यानी 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। और रूट हटाएंगे तो क्या होगा? रूट हटाएंगे तो 1 प्लस कोस थीटा बचेगा, है ना। ये स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर रूट से ख़त्म होगा तो ये बचेगा, और नीचे क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा, है ना। तो ये इंटू में होगा तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और जब रूट में साइन स्क्वायर थीटा है उसका ये रूट करेंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा ना। तो ये चीज़ें हो गया कैलकुलेट करके। तो एक बार क्या है 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, और फिर लिख सकते हैं यहाँ प्लस में कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो 1 बटा साइन थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा, और कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आपको ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तो और भी डिटेल से आपको फिर से बता देंगे। देखिए हम ऐसे बताते हैं ताकि आपको हम ये अनुमान लगाते हैं कि आप बहुत कुछ पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप क्लास किए हुए हैं, इसलिए शॉर्ट तरीके से तुरंत बता देते हैं। ठीक, कैलकुलेशन पूरा डिटेल में करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना 14 गुना 14, है ना। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। तो 7 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो इसको 22 दूनी 44 और गुना 14 कर दीजिए। तो 14 चौको 56, बाकी 5, और 14 चौको 56, 5 कितना हुआ 61, यानी 616। 616 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रगति 2024 पहल किस क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए केंद्रित है। तो प्रगति 2024 ये किससे संबंधित है, तो ये आयुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है, तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न आपको याद रखना है। कुछ पहल जो है आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि ए पहल, इसका उद्देश्य क्या है, ये अगर पूछा जाए। ए हेल्प पहल, है ना, ए हेल्प पहल ये किससे संबंधित है, तो ये महिलाओं के स्वास्थ्य और पशुपालन से संबंधित है। अग्नि पहल पूछे किससे संबंधित है ना, अग्नि पहल ये किससे संबंधित है, तो अग्नि पहल भी आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, प्रगति 2024 में आयुर्वेद, और अग्नि पहल भी आयुर्वेद से संबंधित है। मेड टेक पहल ये किससे संबंधित है, मेड टेक पहल ये संबंधित है युवाओं को मदद करने के लिए, है ना, युवा से संबंधित है, युवाओं को मदद करने के लिए। मेरी गांव मेरी धरोहर ये किससे संबंधित है, तो मेरा गांव मेरी धरोहर ये गांव का वर्चुअली सांस्कृतिक मानचित्रण करना इससे इसका उद्देश्य है। ठीक है, और अच्छा प्रगति जो 2024 है इस योजना को शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया गया है। तो काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया गया है असम सरकार द्वारा। ठीक, असम का ये राज्य फल घोषित किया है, और इनको जीआई टैग भी दिया गया था। असम को पूछेगा कि काजी नेमू को किस राज्य का है ये जीआई टैग दिया गया है, तो असम का, है ना। जीआई टैग क्या होता है, जो कि विशेष क्षेत्र में
उसका उत्पादन विशेष रूप से होता है उसे जीआई टैग दिया जाता है, यानी भौगोलिक सांकेतिक उसको दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या पूछा, काजी नींबू किस राज्य का फल है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आपको याद रखना है। जैसे कि त्रिपुरा का राजकीय फल पूछेगा तो रानी अनानास है, त्रिपुरा का राजकीय फल रानी अनानास है। ठीक है। सिक्किम का राजकीय फल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मंदारिन संतरा। मंदारिन क्या है मालूम, चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है, मंदारिन, तो वही मंदारिन नाम रखा है। सिक्किम का राजकीय फल है मंदारिन संतरा। ठीक है। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का क्या है, तो सेब है, हिमाचल प्रदेश का सेब है राजकीय फल। गुजरात का पूछे तो वो ड्रैगन फ्रूट है, और उत्तराखंड का काफल है जो कि जंगली फल है एक है। मध्य प्रदेश का क्या है, आम है। ठीक है, मध्य प्रदेश का आम है। और बिहार का जो राजकीय फल है वो बिहार का भी आम है। ठीक है, हालांकि बिहार में सबसे ज़्यादा लीची पाया जाता है मुजफ्फरपुर में, लेकिन यहाँ का राजकीय फल जो है आम है। ठीक है। अच्छा, असम की बात करें तो असम से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न और भी याद रखना है, आपसे पूछा जाता है। जैसे कि असम की बात करें तो कामाख्या मंदिर कहाँ है, असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली, वो कहाँ है, तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और सबसे छोटा नदी द्वीप भी है वो उमानंदा, वो भी असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और भारत का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है, तो ढोला सदिया पुल, वो भी असम में है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ है, वो भी असम में है। और असम का एक आपसे पूछा जाएगा कि मोइदम विश्व धरोहर स्थल है, मोइदम, ये कहाँ है, किस राज्य में, तो असम में है। और भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो डिगबोई में किया गया था, ये कहाँ है, तो ये असम में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, है ना। बीज उत्पन्न करने की क्षमता जब खो चुका है तो उसको कैसे पौधे तैयार करना है, तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा, है ना। कायिक प्रवर्धन किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग देहात में क्या बोलते हैं, कलम तैयार करना है ना। जैसे कि अमरूद का पेड़ होता है ना, तो पेड़ों पे क्या करते हैं, थोड़ा सा ये कट करके यहाँ प्लास्टिक बांधते हैं, मिट्टी डालते हैं, तो उसमें एक कलम तैयार हो जाता है। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा इसको लगाया जाता है जो बीज खोने की क्षमता खो देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। नग्न बीजी इनमें मिलते हैं। नग्न बीजी मतलब क्या होता है, नग्न बीजी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, है ना। जिम्नोस्पर्म होता है नग्न बीज। नग्न बीज मतलब क्या होता है, जिसका बीज ढका हुआ नहीं रहता है ना। नग्न बीज का मतलब क्या होता है, जिसका बीज ढका हुआ नहीं रहता है। तो नग्न बीज किस में मिलेगा, तो ये मिलेगा जिम्नोस्पर्म में, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब ये होता है नग्न बीजी, है ना, जिसमें क्या होता है, बीजांड या तो विकसित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होता है। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं, यहाँ से कई प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पादप जगत की बात करें तो पादप जगत को पहले मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है क्रिप्टोगेमी और एक है फेनिरोगेमी, यानी कि अपुष्पोभिद और पुष्पोभिद। ठीक है, अपुष्पोभिद जो है इसको तीन भागों में बांटा गया है। जैसे कि इसमें है थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थेलोफाइटा को भी तीन भागों में बांटा गया है, शैवाल, कवक और जीवाणु, है ना, शैवाल, कवक और जीवाणु। अब पुष्पोभिद की बात करें, इसको दो भागों में बांटा गया है, नग्न बीजी और आवृत बीजी, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो नग्न बीजी जो है, यहीं से प्रश्न आपसे पूछा गया था। नग्न बीजी में क्या होता है, नग्न बीजी में आपको बता दिया क्या, जिम्नोस्पर्म, है ना, जिसमें कौन सा पौधा आता है, जैसे कि पाइन, जिसको बोलते हैं चीड़ का पौधा, है ना, देवदार, जिंकगो, साइकेड, ये सब नग्न बीजी पौधे में आता है, जिस मतलब जिसका बीज ढका हुआ नहीं रहता। ठीक है, नग्न रहता है। और आवृत बीजी जिसका बीज ढका हुआ रहता है। ठीक है, आवृत बीजी में क्या होता है, जिसका बीज ढका हुए बीज वाले फल जो होता है वो एंजियोस्पर्म कहलाता है। ठीक है, एंजियो का मतलब ये होता है ढका हुआ। ठीक है, एंजियो का मतलब क्या होता है, ढका हुआ। और इसमें कौन सा आता है, जैसे कि फूल, फल, सब्जियां, चावल, गेहूं, है ना। जैसे आप देखिए चावल का बीज जो है ढका हुआ रहता है ना, गेहूं का बीज ढका हुआ रहता है, मक्का, ये सब का ढका हुआ है। तो ये आ गया एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी आसान था, एक बार पढ़ेंगे तो ध्यान से आ जाएगा। जैसे नग्न बीजी बोला तो जिम्नोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म मतलब होता है नग्न बीजी। ठीक है, और आवृत बीजी जो पौधा होता है एंजियोस्पर्म, इसमें इसको भी दो भागों में बांटा गया, एक बीज पत्री होता है ना, मोनोकोट, एक और डाइकोट होता है, द्विबीज पत्री होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कोशिका द्वारा अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहा जाता है। एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कोशिका द्वारा अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया क्या कहलाता है, तो वो विभेदीकरण कहलाता है ना, विभेदीकरण
कहा जाता है। अब यहाँ बात आई है कोशिका की। कोशिका से क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। देखिए, तैयारी करने का बेहतर तरीका यही होता है कि जब भी आपके सामने कोई भी प्रश्न है, उससे रिलेटेड जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी जो भी आपको याद हो वो सभी, या तो जो आप भूल भी रहे हैं उसको तुरंत गूगल से सर्च करके तुरंत आपको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बहुत अधिक से अधिक आपका जो कंटेंट होता है वो कम समय में आपको तैयार हो जाता है और भूला हुआ चीज़ भी याद हो जाता है और कन्फ्यूजन भी नहीं होता। ठीक है, कोशिका की बात करें तो जैसे अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया हो गया विभेदीकरण। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपका रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था ना अभी 2024 में लास्ट में, तो इसमें ये कब किया था कोशिका की खोज, ये क्वेश्चन पूछा गया था ना। तो 1665 ये भी आपको याद रखना है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया था? तो 1665 में किया था। ठीक है, अच्छा, ये जो रॉबर्ट हुक है इसी तरह 3 नाम आता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन ना हो तो आपको तीनों के एक साथ रिवीजन करना है। क्या क्या है? देखिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये क्या हो जाता है? रॉबर्ट ब्राउन, है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और एक है रॉबर्ट कोच, वो क्या किया था? टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, तो एक बार फिर समझिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, और कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, और टीबी के बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। अब रही बात क्या, जीवित कोशिका की खोज किसने किया, है ना। कोशिका की खोज तो हो गया रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? लुवेन हॉक ने किया था। लुवेन हॉक कौन है? जो जीवाणु की खोज किसने किया था? तो लुवेन हॉक ने किया था। ठीक है, अच्छा, कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो रूडोल्फ विर्चो ने दिया था। कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? रूडोल्फ, है ना। तो याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। रूडोल्फ विर्चो, ये कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया था। सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो वो माइकोप्लाज्मा है। लेकिन मानव शरीर में पूछे सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु है ना। और मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका पूछे तो वो है शुक्राणु, है ना, स्पर्म। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन 1 और कथन 2 को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चुनाव करें। तो पहला कथन क्या है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के साथ ही राज्य विधानसभा अवश्यभावी भंग हो जाती है। तो ये गलत है। क्यों? कि अनुच्छेद 356 से रिलेटेड है ही नहीं। अनुच्छेद 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है अनुच्छेद 356। दूसरा क्या बोला? इस उद्घोषणा के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कृत्य अपने हाथ में ले लेता है। ये सही है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, तो ये अपने सरकार के तहत राष्ट्रपति अपने हाथ में ये ले लेता है। ठीक है, तो ये 2 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 गलत और 2 सही, है ना। क्या है? ए असत्य और परंतु आर सत्य। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब ये अनुच्छेद 356 है, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से अनुच्छेद 2-3 महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में आता है। जैसे आपातकाल किस भाग में? तो भाग 18 में है। ठीक है, अब ये भाग 18 में है और अनुच्छेद 356 से 360 तक है। अब ये तीनों अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है, तो आपको तीनों याद रखना है। अनुच्छेद 352 से, सॉरी यहाँ पर 352 से बताए थे आपको, 352 से होगा 360 तक, है ना, आपातकाल। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 से क्या पूछा जाएगा? और ये क्या है इसमें? राष्ट्रीय आपात, है ना। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में? 352। राष्ट्रपति शासन पूछे किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 360 में। ठीक, राष्ट्रीय आपात जो है ये भारत में अब तक कितनी बार लगा है? तो 3 बार लगा है। राष्ट्रपति शासन बिहार में अब तक कितनी बार लगा है? तो 8 बार लगा है। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगा? तो पंजाब में लगा। अच्छा, ये वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 ये भारत में अब तक कितनी बार लगा? तो अब तक 1 बार भी इसमें नहीं लगा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो ये अप्रैल 1949 में हुआ था। ठीक है, ईस्वी वाला जब भी कोई प्रश्न आएगा ना तो उससे रिलेटेड आपको जो भी ईस्वी वाला और भी चीज़ें याद है तो एक साथ रिवीजन करिएगा। इससे क्या होता है, ईस्वी वाला बहुत सारा प्रश्न आता है तो उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन भी हो जाती है और याद भी नहीं रहता है। इसलिए जो अधिक से अधिक क्वेश्चन आएगा तो उसको एक साथ रिवीजन कर लेना है। जैसे कि 1949 में यहाँ पर आ गया क्या? बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ 1949 में। और कोई महत्वपूर्ण घटना आपको याद आ रहा है? तो 1949 में क्या हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ठीक है, तो 2 प्रश्न हो गया, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना और आरबीआई के गठन जो है राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का
राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो बीपीएससी है इसका मुख्यालय पहले रांची था, ठीक है, 1951 में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया, 1951 से पटना कर दिया गया, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। लोक सेवा आयोग जो है ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग, और भाग पूछे तो भाग 14 में, ठीक है। अच्छा, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना है 1949। अब इसी तरह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना, क्या, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ, तो 2000 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है। भारत में शक्तियों के विभाजन, तो अंतिम अधिकार किसके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन आया, शक्ति, तो शक्ति का बंटवारा ये किस भाग में मालूम, भाग 11 में, शक्ति का बंटवारा भाग 11 में। और किस अनुसूची में शक्ति का बंटवारा, तो अनुसूची 7 में, अनुच्छेद पूछे तो 246 में, ठीक, याद रखना है। जो शक्तियों का बंटवारा भाग 11 अनुसूची 7 अनुच्छेद 246। और ये जो शक्ति का बंटवारा जो है ये कितने भाग में इसको बांटा गया है, तो जो सूची ये 3 भागों में बांटा गया ना। इसमें शक्ति को है जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया, ठीक है। तो संघ सूची में कौन सा आता है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि रक्षा ये किस सूची में आता है, तो याद रखना है संघ सूची में आता है, ठीक है। संघ सूची में रक्षा, विदेशी मामला या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, अंतर्राज्यीय व्यापार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड जो भी रहेगा, मुद्रा, डाकघर, ये सब जो है संघ सूची में आता है। राज्य सूची में क्या आता है, पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, ये सब राज्य सूची में आता है। पूछेगा शिक्षा किस सूची में आता है, तो शिक्षा समवर्ती सूची में आता है ना, समवर्ती सूची में शिक्षा, अपराध, विवाह, ये सब समवर्ती सूची में आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। प्रत्यय का मतलब क्या था, वैसा शब्दांश जो है ना किसी शब्द के अंत में, मतलब पीछे, प्रत्यय मतलब इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखना है कि पीछे, प्रत्यय यानी पीछे आकर उसका अर्थ बदल दे, ये प्रत्यय कहलाता है, यानी पीछे आएगा। और एक होता है क्या होता है, ये हुई है प्रत्यय, और एक होता है क्या, प्रत्यय, और एक होता है उपसर्ग, है ना। उपसर्ग क्या आता है, उपसर्ग आगे आता है, उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे, उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे, तो ये पीछे आएगा। तो शेरनी का पीछे क्या है, नी है, इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, नी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे कि आपसे पूछा जाता है अतिशय, ठीक है, अतिशय में इसमें पूछेगा कि उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग यानी कि आगे आता है, यानी कि ये अति इसमें है उपसर्ग है, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना है। आपसे क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपसर्ग का विलोम क्या होता है, तो प्रत्यय होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए गद्यांश दिया हुआ है, तो गद्यांश दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 40 से 42 तक का उत्तर देना है। तो गद्यांश जब भी आएगा ना आपके पास, तो उसको कैसे बनाना मालूम, सबसे पहले उसका बनाने का बेहतर तरीका, सबसे पहले उसका क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा, ये जो गद्यांश जब पढ़िएगा ना, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिमाग वहीं पर टिक होते जाएगा, हाँ यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसको क्या है, गद्यांश जब पहले पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, दोबारा तिबारा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा, या तो जल्दी मिलेगा नहीं। तो पहले क्या क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बिना गद्यांश पढ़े आप आंसर लगा सकते हैं। आप जैसे कि ये देखिए, कॉमन सेंस से क्वेश्चन लगा दीजिएगा। तो पहले आपको बस ध्यान क्या रखना है, जब आएगा एग्जाम में तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा क्या पूछा, तो जब गद्यांश पढ़िएगा तुरंत आंसर आते जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है, ठीक है। अब ऑप्शन देखेंगे तो क्या, इस योजना का अर्थ कन्या शिशुओं को बचाना है और उनको सुरक्षा प्रदान करना है, उनको शिक्षित बनाना है, उनको लड़के से अधिक महत्व देना, ये गलत है ना। कॉमन सेंस की बात है, इसमें क्या है, लड़के से अधिक, किसी के बारे में किसी को नीचा नहीं दिखा सकते ना, जैसे लड़के से अधिक महत्व देना किसी भी योजना का उद्देश्य नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये गलत है, यही पूछा असत्य कौन सा है, तो ये ऑप्शन से भी आप आसानी से लगा सकते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू करने के पीछे कई कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण गलत है, तो इसको भी आसानी से आप निकाल सकते हैं ऑप्शन देख के। कन्याओं की हत्या से माता पिता को रोकना, दूसरा क्या है, कन्याओं की शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, महिलाओं के लिए कल्याण कार्यक्रमों में सुधार लाना, कन्याओं को लड़कों की अपेक्षा अधिक महत्व देना, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की, तो ये आपको याद है, तो गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुआ, ये पहले से आपको याद है, 22 जनवरी 2015 को ये शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में बिहार की कौन सी वनस्पति घास की प्रजाति में है, तो
तो घास की प्रजाति, ये बांस क्या है, घास प्रजाति में आता है। बांस जो है ये घास की प्रजाति में आता है। नेक्स्ट है, किस लौह अयस्क में लोहांश की मात्रा सर्वाधिक है। तो लौह अयस्क है जैसे हेमेटाइट है, सिडेराइट है, मैग्नेटाइट है और लिमोनाइट है। इसमें पूछा किस में लोहा की मात्रा अधिकतम है, तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटाइट, है ना। मैग्नेटाइट में लोहा की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें लगभग 72% है ना लोहा की मात्रा होती है। ठीक है, बात करते हैं जैसे हेमेटाइट की, तो हेमेटाइट में लोहा की मात्रा कितना है, 60 से 70% है ना। और ये क्या है, सिडेराइट, सिडेराइट में कितना है, तो लगभग 40% इसमें लोहा की मात्रा होती है। और लिमोनाइट में कितना होता है, तो लिमोनाइट में 40 से 60% लोहा की मात्रा होती है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्या, हेमेटाइट। हेमेटाइट का अगर पूछे आपको कि रासायनिक इसका सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3 हेमेटाइट हो गया। ठीक है, और हेमेटाइट का रासायनिक फॉर्मूला ये याद रखना आपको, और एक याद रखना क्या, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है, तो Fe3O4 होता है। ठीक है, और बात करें कि लोहा का जो मैग्नेटाइट का सर्वाधिक भंडारण किस राज्य में, मालूम, मैग्नेटाइट का भंडारण सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है। हालांकि लोहा का सबसे उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, वो उड़ीसा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेलाडीला ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क खान के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली। ये किस नदी पर है, तो असम के ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब संयोग से क्या है, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी वो कौन सा है, उमानंदा, वो भी यहीं पर है, असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, दोनों भारत में ही, असम में है। ठीक है, तो असम से ये चीज़ें याद रखना है, असम से आपको। और यहाँ पर क्या याद रखना है, देखिए भारत का सबसे लंबा नदी पुल पूछे तो वो भूपेन हजारिका या तो ढोला सदिया जिसका नाम पहले था, वो भी असम में है, लोहित नदी पर है, जिसकी लंबाई कितना 9.15 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा ये जो विश्व का ये बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, लेकिन सिंपल में पूछे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड द्वीप, है ना, ग्रीनलैंड। तो याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कैलाश श्रेणी का चेमायुंग डुंग है ना, चेमायुंग डुंग है ना, ये नाम है इसका, चेमायुंग डंग। ये कैलाश श्रेणी का चेमायुंग डंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी से एक क्वेश्चन ये आएगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तो इसे जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है ना, धौलाधर के नाम से जाना जाता है। देखिए मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में पूछा किस नाम से जाना जाता है, तो धौलाधर हो गया। अब इस टाइप का प्रश्न पूछा है, तो इस टाइप के प्रश्नों को सेम चीज़ें आपको सेम पैटर्न पे आपको याद रखना है। क्या क्या मालूम, देखिए मध्य हिमालय को पश्चिम से पूरब, है ना, पश्चिम से पूरब की और श्रेणी में विभाजित किया गया है। क्या, देखिए जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को क्या कहा गया है, पीरपंजाल श्रेणी। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो पीरपंजाल श्रेणी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था क्या, मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, धौलाधर श्रेणी कहा जाता है। उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, मसूरी श्रेणी कहा जाता है। नेपाल में से महाभारत श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सबसे छोटा पूछे तो कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह। सबसे छोटा पूछे तो बुध ग्रह हो जाएगा। सबसे भारी ग्रह पूछे तो बृहस्पति हो जाएगा, सबसे हल्का पूछे तो बुध हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड, है ना, जो कि बृहस्पति का ही उपग्रह है। कौन सा, गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो टाइटन है। ठीक है, टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अच्छा सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा मालूम, तो वो है शनि। सबसे ज़्यादा
उपग्रह वाला ग्रह है शनि, और उसके बाद है जुपिटर, है ना, बृहस्पति जो है इसको 95 उपग्रह है, ठीक है, शनि का 145 उपग्रह है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको बेसिक से समझना है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन, कई क्वेश्चन है एग्जाम में पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। क्या मालूम, सूर्य से, ये है ना, ये सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम में सभी ग्रह को आपको याद रखना है। क्या है, सूर्य से सबसे दूरी के क्रम में ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये 8 ग्रह को आपको याद रखना है सूर्य से दूरी के क्रम में, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है, आपको ऐसे 4-4 करके याद रख लीजिएगा। बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन आता है, क्या क्या मालूम आएगा, क्या सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो आंसर क्या लगा दीजिएगा, बुध ग्रह। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो हो जाएगा क्या, वरुण ग्रह, ठीक है। और क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी ग्रह जो है ये किन 2 ग्रहों के बीच है सूर्य से दूरी के क्रम में, तो पृथ्वी है शुक्र और मंगल के बीच, है ना। और एक क्वेश्चन क्या आता है मालूम, कि क्षुद्र ग्रह किसके बीच है, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच है ना, यहाँ पर है क्षुद्र ग्रह, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह। अब ये जो क्षुद्र ग्रह है ना, क्षुद्र ग्रह के बाएं साइड जो है ना, लेफ्ट साइड जो है, ये आंतरिक ग्रह कहलाता है, यानी कि आंतरिक ग्रह में कौन कौन सा गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक। और क्षुद्र ग्रह के राइट साइड जो है वो बाह्य ग्रह कहलाता है। तो बाह्य ग्रह में आ गया बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाता है ना कि इनमें से कौन सा बाह्य ग्रह, इसमें से कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है, ठीक है, तो आपको ये 3 दे देगा इधर से, और एक मान के चलिए बुध या तो शुक्र इसमें ऑप्शन में दे देगा, तो क्या हो जाएगा, ये बाह्य ग्रह नहीं है, क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह है, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाह्य ग्रह है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो अरुण को क्या बोलते हैं, यूरेनस, और वरुण को क्या बोलते हैं, नेपच्यून, ठीक है। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और एक नीला ग्रह पूछा जाता है ज़्यादा, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है। तो सांझ का तारा पूछे या भोर का तारा पूछे या सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला ग्रह पूछे, तो शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये आता है कि सौर मंडल में फोबोस और डिमोस ये उपग्रह जो है किस ग्रह का है, तो फोबोस और डिमोस ये दोनों पूछा जाता है, याद रखना है। फोबोस और डिमोस ये किसका उपग्रह है, तो ये मंगल ग्रह का उपग्रह है, ठीक है। ये सारे चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कृषि और संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों का ऋण का वितरण करने में कौन सा बैंक सर्वोच्च, जो बैंक संस्थाएं जो है सर्वोच्च हिस्सा रखती है, तो इसका करेक्ट आंसर है वाणिज्यिक बैंक, है ना, कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। अच्छा, अगर पूछे क्वेश्चन कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक की स्थापना कब हुआ, जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के पास था, तो ये हुआ था 1911 में, ठीक है। 1911 से तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, 1911 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, सेवा सहकारी बैंक की पहली बार स्थापना कब हुआ, सेवा सहकारी बैंक की पहली बार इसका जो स्थापना हुआ था 1974 में, कहाँ, अहमदाबाद में शुरू हुआ था ये, ठीक है। 1974 से अहमदाबाद से शुरू हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था, ठीक है, याद रखना है। 2 अक्टूबर को 1975 को हुआ था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। और कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था, उसका नाम था प्रथमा बैंक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस ब्याज से कम पर, है ना, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आधार दर कहा जाता है, ठीक है। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की कोई उम्मीद नहीं होती है, उसे आधार दर कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे अगर बैंक दर पूछे, बैंक दर किसे कहा जाता है, तो वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को आमतौर पर दीर्घकालीन ऋण के रूप में पैसा उधार देता है, ठीक है, याद रखना है। दीर्घकालीन ऋण के रूप में पैसा उधार देता है वो बैंक दर कहलाता है। अब यहाँ पर 2 अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आता है, एक आता है रेपो रेट और एक आएगा क्या, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट किसको बोलते हैं, तो वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है। आरबीआई जो है केंद्रीय बैंक, ये आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है, वो रेपो रेट कहलाता है। रिवर्स रेपो रेट किसको बोलेंगे, तो वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों से
पैसे उधार लेता है, यानी कि वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक को जिस दर पर ऋण देता है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर क्या है? BR अम्बेडकर है ना, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ये क्या किया था? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किया था। यहाँ पर और इसके डिटेल बात कर रहे हैं तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत के निर्णय लेने वाले निकायों में अनुसूचित जातियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? तो ये भीमराव अंबेडकर ने 1924 में किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने किया? 1936 में भीमराव अंबेडकर ने किया था। देखिए, भीमराव अंबेडकर से सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए सभी चीज़ों को याद रखना है आपको। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया था और बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने? MN जोशी ने किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। ठीक है, अभी इसमें क्या है, भीमराव अंबेडकर से और भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको याद रखना है। क्या क्या मालूम? पहले इसको भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था ना, तो यही 14 अप्रैल से अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। और कहाँ हुआ था भीमराव अंबेडकर का जन्म? तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, जो कि इंदौर के पास है। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर की माता का नाम पूछे तो भीमाबाई सकपाल है ना, भीमाबाई सकपाल। ठीक है, माता का नाम है। पिता का नाम है रामजी मालोजी सकपाल, रामजी मालोजी सकपाल पिताजी का नाम है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है ना, भीमराव अंबेडकर को ही याद रखना, भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, सभी कतई जर प्रश्न है, आपको हर एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। भारत का संविधान पुस्तक के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा का विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा का विनाश यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक भीमराव अंबेडकर है। बेटिंग फॉर वीजा के लेखक भीमराव अंबेडकर है। हिंदुत्व का दर्शन के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका पेपर 2 का ये टोटल 50 प्रश्न होता है समाप्त, यानी कि पार्ट 1, और अगले पार्ट में जो लास्ट 50 क्वेश्चन है यानी कि 100 तक इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आंसर क्या है? संजय मल्होत्रा है। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है भारत का वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि भारत का भी वर्तमान CAG कौन है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।